नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का मैथ्स करने का तरीका पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। आज मैं एक टेक्निक आप लोगों को बताने वाला हूँ। इससे आप लोग परसेंटेज को सॉल्व कर सकते हैं, इससे आप लोग प्रॉफिट लॉस को सॉल्व कर सकते हैं, इससे आप लोग एरिया वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जो परसेंटेज के बेसिस पे बने होते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे को आप लोगों को कोई फार्मूला या फिर आप लोगों को कोई ट्रिक नहीं बताने वाला। मैं यहाँ पे को सिर्फ एक टेक्निक आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोगों को ना तो कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत है, ना तो कोई ट्रिक आप लोगों को याद करने की ज़रूरत है। और देखिए, टेक्निक क्या है उस चीज़ को एक बार समझिए। एक बार 5 मिनट के लिए आप इस टेक्निक को अगर समझ गए तो सारे क्वेश्चंस पे उसको अप्लाई करके देखेंगे। ये जितने क्वेश्चंस यहाँ पे को हैं, इन सारे क्वेश्चंस में हम लोग उस ट्रिक को यूज़ करेंगे और केवल एक टेक्निक के बेसिस पे इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, तरीका क्या है उस चीज़ को आप लोग समझिए। और तरीका बहुत सिंपल है। देखिए, आम तौर पे होता क्या है, अगर आप मार्केट जाते हैं और सामान खरीदते हैं तो किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए आप लोगों ने एक पेन खरीदनी है। बस आप लोग इस चीज़ को एक बार अगर समझ जाएंगे तो पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए आप लोगों ने एक पेन खरीदनी है और एक पेन की जो कॉस्ट है वो 5 रुपये है। ठीक है, तो अब इसमें होगा क्या, आप लोगों ने 10 पेन खरीदनी है। तो देखिए, एक पेन 5 रुपये की है और आप लोगों ने 10 पेन खरीदनी है, तो आप लोगों के कितने रुपए लगेंगे? सीधी सी बात है, 50 रुपये लगेंगे। तो यही है वो टेक्निक जिसका इस्तेमाल हम सारे क्वेश्चंस में करने वाले हैं। अब इसको एक बार समझिए, अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ये है क्या, देखिए, एक पेन की कॉस्ट है 5 रुपये और आपने 10 पेन खरीदनी है, तो आप सीधे सीधे 50 रुपये निकाल के दुकानदार को दे देंगे। आपने ये काम किया कैसे? देखिए, एक पेन की जो कॉस्ट है वो 5 रुपये है, ये दरअसल होता है मूल्य। तो इसको मैं क्या बोलूँगा? कॉस्ट। ठीक है, एक पेन की कॉस्ट है 5 रुपये। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या है, 10 पेन है। ठीक है, तो ये 10 क्या है? ये 10 है क्वांटिटी। ये 10 क्या है? क्वांटिटी, यानी कि खपत। ठीक है, तो देखिए, जब इस मूल्य को आपने इस खपत के साथ मल्टीप्लाई किया, इस क्वांटिटी को, सॉरी, इस कॉस्ट को आपने इस क्वांटिटी के साथ क्या किया? मल्टीप्लाई किया। तो 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो ये क्या निकल जाएगा? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट यानी कि कुल खर्च। ठीक है, टोटल कॉस्ट यानी कि कुल खर्च। तो देखिए, हुआ क्या, कॉस्ट को, ठीक है, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्वांटिटी से तो ये निकलेगा टोटल कॉस्ट। ठीक है, कुल खर्च। तो ये क्या हो गया? मूल्य गुणा खपत बराबर क्या होता है? कुल खर्च होता है। अब देखिए, ना तो ये कोई फॉर्मूला है, ना तो ये कोई ट्रिक है, ये सिंपल सी कैलकुलेशन है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अब देखिए, इसको मैं किस तरीके से अप्लाई करता हूँ। देखिए, आप लोग अगर फिजिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो फिजिक्स में फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बल बराबर, ठीक है, क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो ये क्या है, अगर मैं इसको मूल्य मान लूँ और इसको खपत मान लूँ तो ये सेम हो जाएगा, ये कुल खर्च जितना हो जाएगा। तो बात क्या है कि हमने इसको अलग अलग जगह में अप्लाई करना है। और ये चीज़ अगर आप लोग सीख गए कि इसको अलग अलग जगह में अप्लाई कैसे करना है, तो क्वेश्चन बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो हमेशा याद रखना, इस चीज़ को याद रखना, क्वांटिटी, सॉरी, कॉस्ट इनटू क्वांटिटी इक्वल्स टू क्या होता है? टोटल कॉस्ट। ठीक है, मूल्य गुणा खपत बराबर क्या होता है? कुल खर्च। अब इसको मैं हर अलग अलग जगह अप्लाई कर सकता हूँ। देखो, फिजिक्स के फॉर्मूले में अप्लाई कर सकता हूँ, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर मैं इन दोनों की तुलना करूँ तो ये दोनों सेम है। ठीक है, यहाँ पे को देखिए, मास के बदले यहाँ पे को क्या है? मूल्य है। एक्सेलरेशन के बदले क्या है? खपत है। और टोटल कॉस्ट के बदले यहाँ पे को क्या है? फोर्स है। देखिए, क्षेत्रफल अगर आप लोगों ने निकालना है, एरिया, ठीक है, क्षेत्रफल, तो क्या होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला? लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ होता है। तो देखिए, अगर मैं लेंथ को मूल्य मान लूँ
और अगर मैं इस विड्थ को खपत मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा, मूल्य गुणा खपत बराबर कितना हो जाएगा, ये एरिया यानी कि कुल खर्च। तो बात समझ में आई आपके। इसको मैं यहाँ भी अप्लाई कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ भी अप्लाई कर सकता हूँ, इसको मैं हर जगह अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए 80% जो फॉर्मूले होते हैं वो फॉर्मूले किसी दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके बनाए गए होते हैं। देखिए जैसे एरिया है तो इसमें दो क्वांटिटी कौन सी हैं, ठीक है, लेंथ और विड्थ। फोर्स है तो इसमें दो क्वांटिटी कौन सी हैं, मास और एरिया। देखिए एक त्रिभुज है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, इसका क्षेत्रफल होता है हाफ, ठीक है, बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ आधार, ठीक है, गुणा लंबाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इस हाफ को हटा दूं तो ये फिर से क्या बन गया, देखिए आधार गुणा लंबाई, इसको मैं मान लूँ मूल्य, इसको मैं मान लेता हूँ खपत, तो ये फिर से वैसा ही बन गया। तो ओवरऑल क्या है कि 80% जो हमारे फॉर्मूले होते हैं, भले ही आप फिजिक्स ले लो या फिर मैथ्स ले लो, उनमें क्या होता है कि दो क्वांटिटी होती हैं और उन दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके एक नई क्वांटिटी बनती है। तो इसी का इस्तेमाल हमने क्या करना है, अपने क्वेश्चंस में करना है। बस याद रखना मूल्य गुणा खपत बराबर कुल खर्च, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे को मैं स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। 3 क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा आप लोगों को ये चीज़ समझाने के लिए। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली एकदम ईजिली बहुत आसानी से आप लोगों के हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इसकी तरफ आते हैं, तरीका क्या है उस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े। तो देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को मैं विस्तार से एक्सप्लेन करूंगा पहले के 2 क्वेश्चंस को, तो इसमें बोर मत होना और पूरा वीडियो देखना, ठीक है, क्योंकि 2 क्वेश्चंस में आप तरीका समझ जाएंगे, तीसरे क्वेश्चन में आप लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे को मूल्य में वृद्धि दी गई है। अब एक चीज़ बताइए, क्या आप लोगों को मूल्य दिया है, मूल्य नहीं दिया है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे को लिख देता हूँ, ठीक है, मूल्य नहीं दिया है। बस मूल्य में यानी कि कॉस्ट में, इफ द कॉस्ट ऑफ द शुगर इज इंक्रीज बाय 25%, कॉस्ट दी है नहीं दी है, सिर्फ इसमें क्या दिया है, ठीक है, कि जो कॉस्ट है यानी कि जो मूल्य है वो कितने प्रतिशत इंक्रीज हो रहा है, कितने परसेंट उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, सिर्फ हम लोगों को ये चीज़ दे रखी है। तो अब देखिए अगर मान लीजिए आप लोगों को कोई चीज़ नहीं दी है तो आप लोग क्या करेंगे, कोई चीज़ अगर आप लोगों को ना दी गई हो तो आप लोग उसको अपने मन से मान सकते हैं। मूल्य आप लोगों को नहीं दिया गया तो मूल्य आप अपने मन से मान सकते हैं, उसको 1 मान सकते हैं, उसको x मान सकते हैं, उसको 10 मान सकते हैं, उसको 100 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ये होता है आपकी सुविधा के अनुसार, जैसी आपको सुविधा है। बात समझ में आई। तो यहाँ देखिए क्या है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए। तो यहाँ पे को क्या आप लोगों को खपत दी है, यहाँ पे को आप लोगों को खपत भी नहीं दे रखी है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। ना तो आप लोगों को मूल्य दिया है ना तो आप लोगों को खपत दी है, बस आप लोगों से इसमें पूछा है, ठीक है, कि जो कॉस्ट है वो 25% इंक्रीज कर रही है और जो उसकी क्वांटिटी है, ठीक है, उसमें कितने परसेंट कमी होनी चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े, जो कुल खर्च है वो आप लोगों का ना बढ़े, ठीक है। इंग्लिश में देख लीजिए, इफ द कॉस्ट ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 25% देन हाउ मच परसेंट of its quantity should be decreased so that the total expenditure remain same। टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे को मैं क्या करूँगा, मूल्य गुणा खपत इक्वस टू कुल खर्च, ठीक है, इक्वस टू
कुल खर्च होगा, यानी कि कॉस्ट इंटू क्वांटिटी। देखिए स्टार्टिंग के वीडियो में मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ, उसके बाद एक लैंग्वेज में भी लिखूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, कॉस्ट इंटू क्वांटिटी इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, मूल्य गुणा खपत बराबर क्या होता है, कुल खर्च। अब एक चीज देखिए, ना तो हमको मूल्य दिया है ना तो हमको खपत दी है। ठीक है, तो मैंने बोला कि ना तो हमको मूल्य दिया है ना हम लोगों को खपत दे रखी है, ना कॉस्ट है ना क्वांटिटी है, तो हम इसको अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, वो हमारी सुविधा के अनुसार होगा। ठीक है, तो क्या होगा, मैं इसको 1 मान सकता हूँ, x मान सकता हूँ, 10 मान सकता हूँ, 100 मान सकता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे को मूल्य को 10 लूंगा और खपत को भी मैं क्या लूंगा, 10 लूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 इक्वस टू कुल खर्च कितना हो जाएगा बताइए, 10 इंटू 10 इक्वस टू कितना हो जाएगा, 100। अब मैंने ऐसा क्यों किया उस चीज़ को एक बार समझिए। ठीक है, तो फर्स्ट के जो 2 क्वेश्चन है उसमें मैं ये चीज़ समझाऊंगा, तीसरे क्वेश्चन को हम फटाफट करेंगे। ठीक, तो देखिए कॉस्ट को मैंने 10 लिया, क्वांटिटी को मैंने 10 लिया, कुल खर्च को मैंने कितना ले लिया, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मैंने इसको 10 इंटू 10 क्यों लिया, क्योंकि देखिए अगर मैं 10 इंटू 10 लूंगा तो यहाँ पे को मेरा क्या बनेगा, 100 बनेगा। ठीक है, और परसेंटेज में अगर आपको कोई भी चीज़ निकालनी है तो उसका जो बेस होगा यानी कि जो आधार होगा वो आप लोग कितना लेते हैं, 100 लेते हैं। क्यों, अगर आप लोगों के एग्ज़ाम में 80% मार्क्स आते हैं तो 80% कितने में से आए, 100% में से तो आए 80%। किसी के अगर 70% मार्क्स आते हैं तो कितने में से आए, 100 में से आए। ठीक है, तो 100% में से 70% उसके मार्क्स आए। अगर आप लोगों का पेपर 500 मार्क्स का है, 500 में से आप लोगों के 400 मार्क्स आ गए, तो आप लोग क्या निकालते हैं, परसेंट निकालते हैं। और वो जो परसेंट होता है वो कितने में से होता है, 100 में से तो होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो भी आप लोगों का आंसर निकलेगा, आंसर आप लोगों का 100% में से निकालना है आप लोगों ने। ठीक है, आप लोगों का आंसर अगर 20% आता है तो 20% का जो बेस होगा यानी कि जो आधार होगा वो क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो अपनी सुविधा के लिए मैंने इसको 10 लिया, इसको 10 लिया और ये 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक, आप लोग इसको x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, z ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे को जो तरीका रहेगा उसमें मैं क्या ले लूँगा, मूल्य को 10 ले लूँगा, खपत को 10 ले लूँगा और 10 इंटू 10 ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये ऐसा क्यों किया मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये अपनी सुविधा के अनुसार किया। ठीक है, तो अब देखिए अब आगे का काम किस तरीके से करना है। देखिए आप लोगों को अभी हो सकता है कि ये लगे कि ये तरीका बहुत लंबा है, लेकिन सच बताऊं ये तरीका लंबा नहीं है, बस मैं समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। एक बार एक्सप्लेन हो जाएगा उसके बाद आप लोग फटाफट इसके क्वेश्चंस को, सारे अलग अलग क्वेश्चंस को इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया, 10 इंटू 10 इक्वस टू कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। तो अब देखिए आप लोग ने हर एक क्वेश्चन में 10 इंटू 10 इक्वस टू 100 कर देना है। ठीक है, तो जब आप लोग हर क्वेश्चन में 10 इंटू 10 100 कर देंगे तो उसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। पहले ये काम जो है वो आंखें बंद करके आप लोगों ने कर देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करिए। देखिए आप ये क्या बोल रहे हैं, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए, यानी कि जो कॉस्ट है चीनी की, जो कॉस्ट है उसमें 25% इंक्रीज हो जाए। तो देखिए कॉस्ट कितनी ली है, 10 ली है, तो 10 का कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 25%। और देखिए 10 का 25% कैसे निकालेंगे, 10 को 25/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप 10 को 25/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 10 से इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मूल्य में यानी कि कॉस्ट में 25% इंक्रीज हुआ तो 25% की वृद्धि हुई। बोलने का मतलब 10 का 25% होता है 2.5, तो 10 में आप 2.5 बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 में अगर आप लोग 2.5 जोड़ देंगे तो 12.5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि देखिए खपत में कितने प्रतिशत कमी होनी चाहिए, यानी कि जो उसकी क्वांटिटी है उसमें कितने परसेंट डिक्रीज होना चाहिए। अब इसको मैं कितना ले लूँगा, x ले लूँगा, क्वांटिटी में कितने परसेंट डिक्रीज होगा वो मैंने निकालना है, तो मैंने इसको कितना ले लिया, x ले लिया। और ये साथ साथ ही क्या बोल रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, यानी कि
कुल खर्च सेम रहना चाहिए, कुल खर्च ना बढ़े, ठीक है, वो सेम रहना चाहिए। सेम रहना चाहिए मतलब वो 100 ही रहना चाहिए। बात समझ में आई? तो देखिए इतना जो काम है ना, इतना काम ये आप लोगों ने क्या करना है, एकदम आंखें बंद करके कर लेना है, ठीक है। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खाली क्या लिखना है आप लोगों ने, 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 100 लिख देना है। उसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चंस को पढ़ के उसके हिसाब से ये इक्वेशन सेट करनी है, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया कि हमारी ये चीज़ हो गई, ठीक। जो मूल्य है वो हमने 10 लिया था, तो मूल्य में 25% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो 10 का 25% कितना हो जाता है, 25/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.5, तो ये 12.5 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि क्वांटिटी में कितनी कमी करनी होगी, तो क्वांटिटी में मान लीजिए x कमी करते हैं, और ये बोल रहा है टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि कुल खर्च वो सेम रहना चाहिए, ठीक है, यानी कि 100 है तो वो 100 ही रहना चाहिए। अब ये आप लोगों की एक इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। ये इक्वेशन कैसी बन चुकी है, ये इक्वेशन बन चुकी है कुछ इस तरीके की, 12.5 इंटू एक्स इक्वस टू 100। तो यहाँ से मैं x निकाल लूँगा, तो x इक्वस टू कितना आ जाएगा, 100/12.5 इक्वस टू, देखिए 100/12.5 इक्वस टू ये 8 टाइम्स जाएगा, तो x कितना निकला, 8 निकला, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन है ना, इस कैलकुलेशन को मैं साइड में कर देता हूँ, ठीक है। तो x इक्वस टू कितना निकल जाएगा, 8 निकल जाएगा। तो ये यहाँ पे को आ जाएगी 12.5 इंटू एक्स इक्वस टू 100। तो यहाँ से x इक्वस टू कितना निकल गया, 100/12.5 इक्वस टू 8 निकल गया, ठीक है। तो देखिए x निकला 8। अब बताइए ये जो क्वांटिटी है ना, पहले 10 थी, अब कितनी हो चुकी है, 8 हो चुकी है। तो घटी है या बढ़ी है, क्वांटिटी घटी है, ठीक है। जो क्वांटिटी है, जो खपत है वो क्या है, वो घटी है। और कितना घटी है, देखिए 10 से 8 हो गई तो कितना घटी, 10 - 8 इक्वस टू 2। 2 घटी नहीं घटी, बताइए, पहले 10 थी अब 8 हो गई तो कितना घटी, 2 घटी, ठीक है। क्वांटिटी कितनी घट चुकी है, क्वांटिटी 2 के बराबर घट चुकी है, ठीक है। क्वांटिटी में कितनी कमी आई है, 2 के बराबर कमी आई है। तो जो क्वांटिटी है वो कितनी कम हुई, 2 के बराबर कम हुई। तो देखिए यहाँ पे को मैं क्या करूँगा, जो खपत है यानी कि जो क्वांटिटी है उसमें कमी कितनी आई है, उसमें कमी आई है 2 के बराबर। अब देखिए ये जो कमी आई है ना 2 की, वो किसके बेसिस पे आई है, 10 के बेसिस पे। और मैंने बोला था जो हमारा आंसर निकलेगा वो हमेशा 100 के बेसिस पे निकलेगा, ठीक है। इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे को। हमारा जो आंसर निकलेगा वो किसके बेसिस पे निकलेगा, वो निकलेगा 100 के बेसिस पे। तो देखिए 10 के बेसिस पे जो कमी आई है वो कितनी आई है, 2 के बराबर। 10 के बेसिस पे जो कमी आई है वो कितनी आई है, 2 के बराबर। तो 100 के बेसिस पे कमी कितनी आएगी, 1 0 अगर आप लोगों ने यहाँ इंक्रीज किया है तो 1 0 यहाँ भी इंक्रीज कर दीजिए 20%, एंड दिस इज द आंसर। तो बात है क्या, हमने निकालनी है कमी, या फिर कितना बड़ा है वो हम लोग ने निकालना होगा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर वो हम चेक करेंगे कि वो 10 के बेसिस पे निकला है या फिर 100 के बेसिस पे निकला है। अगर 100 के बेसिस पे निकला है तो वही हमारा आंसर हो गया। 10 के बेसिस पे निकला है तो हम उसको 100 के बेसिस पे कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए 10 के हिसाब से अगर 2 की कमी आई है तो 100 के हिसाब से कितनी कमी आएगी, 20 की कमी आएगी, ठीक है। तो 20% इज द राइट आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगेन सेम इसी का जैसा क्वेश्चन है, इसको एक बार सॉल्व करेंगे तो उससे हम लोग को आगे के आने वाले क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व करने का मौका मिल जाएगा। देखिए चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी जाए, कॉस्ट ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 50%। तो अगेन मैंने क्या करना है, देखिए मूल्य गुणा खपत बराबर क्या हो जाएगा, कुल खर्च, ठीक है। कॉस्ट इंटू क्वांटिटी इक्वस टू टोटल कॉस्ट होगा। तो आप देखिए मैंने बोला था कि इतना काम आप आंखें बंद करके कर लीजिए, 10 × 10 इक्वस टू 100।
इतना काम तो आंखें बंद करके कर लेना है। अब इसके आगे क्वेश्चंस को पढ़ना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है, देखिए चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी जाए, ये है मूल्य, ठीक है, ये कॉस्ट है। इसमें 50% क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो 10 का पहले आप लोग 50% निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 50/100 से, तो इससे गया, इससे गया, आया कितना 5। तो 10 का 50% होता है 5। तो देखिए चीनी के मूल्य में कितनी वृद्धि कर रखी है, कितना इंक्रीमेंट कर रखा है 50% का, यानी कि मूल्य 10 था तो 50% इंक्रीज करने का मतलब 5 इंक्रीज हो गया। तो 10 में 5 अगर बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, इनटू देखिए देन हाउ मच क्वांटिटी शुड बी डिक्रीज्ड, ठीक है। अगर मूल्य में 50% वृद्धि की है तो खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, क्वांटिटी में कितनी कमी करनी होगी। मान लीजिए क्वांटिटी में x कमी करनी है, इक्वल टू ये बोल रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि कुल खर्च, कुल व्यय यानी कि कुल खर्च 20% बढ़े, ठीक है। अब यहाँ पे को जो कुल खर्च है ना वो 20% इंक्रीज कर रहा है। 100 का 20% कितना हो गया, 20 हो गया। तो 20% इंक्रीज करने का मतलब 100 में 20 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इतना जो काम था ना वो तो आप लोगों ने आंखें बंद करके कर लिया, 10 × 10 = 100। फिर उसके बाद क्या किया कि जो मूल्य है क्वेश्चन के हिसाब से उसमें 50% की वृद्धि की। तो मूल्य 10 था, उसमें 50%, 10 का 50% होता है 5, तो 5 बढ़ा दिया यानी कि ये 15 हो गया। अब ये बोल रहा है कि जो क्वांटिटी है उसमें कितनी कमी करनी होगी। तो क्वांटिटी में कितनी कमी करनी है, मैंने x मान लिया, ठीक है। क्वांटिटी में जो कमी करनी है उसके लिए मैंने कितना मान लिया, x मान लिया। अब देखिए उसके बाद ये बोल रहा है कि जो कुल खर्च है यानी कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना बढ़ेगा, इंक्रीजेज बाय 20%। वो कितना बढ़ा है, 20% बढ़ जा रहा है। तो 100 का 20% होता है 20, तो इसको 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 120। अब ये हमारे सामने एक इक्वेशन आ चुकी है, क्या, 15 × x = 120। तो यहाँ से मैं x निकाल लूँगा, ये आएगा 120/15। तो ये कितना आ जाएगा, 120/15। 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8 टाइम्स क्या होगा, डिवाइड चले जाएगा। तो अगेन ये कितना आ गया, x कितना आ गया, 8। तो पहले कितना था 10, अब कितना आ गया 8। तो कमी कितनी हुई, अब बताइए, पहले 10 था अब 8 हो गया, तो कमी हुई ना, कमी कितनी हुई, 10 - 8 करेंगे तो 2 आ जाएगा। कमी कितनी हुई, 2, ठीक है। कमी अगर 2 हुई है तो देखिए ये किसके बेसिस पे हुई है, ये 10 के बेसिस पे हुई है। तो 10 के हिसाब से अगर 2 की कमी हुई है तो 100 के हिसाब से कितनी कमी होगी, अगेन 20%। तो 20% क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन एक जैसे हैं, फिर इसका प्रॉफिट लॉस में कैसे इस्तेमाल करना है, एरिया वाले क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, देखिए यदि किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए, 30% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज इंक्रीज बाई 30%, ठीक। तो अगेन वही मूल्य गुणा खपत बराबर क्या होता है, कुल खर्च होता है, ठीक है। यानी कि कॉस्ट इंटू क्वांटिटी इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। तो अगेन मैं कितना मान लूँगा, 10 × 10 इक्वल्स टू कितना मान लूँगा, 100 मान लूँगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये काम इतना काम आंखें बंद करके कर लीजिए, 10 × 10 इक्वल्स टू 100, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, देखिए किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए, मूल्य में कितनी वृद्धि हो रही है, 30% की। मूल्य कितना है 10, 10 का 30% निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 10 × 30/100। इससे कटा, इससे कटा तो 3 निकला। तो मूल्य कितना है, 3 बढ़ जाएगा। तो 10 में आप 3 बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 में जब आप 3 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 13, ठीक है। इनटू उसके बाद ये बोल रहा है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कि जो कुल खर्च है, देखिए वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि की जाए तो व्यय में 20% की कमी हो जाती है, यानी कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है, कुल खर्च है, उसमें 20% की कमी हो जाती है। तो 20% की कमी होने का मतलब क्या हो गया, 10, कुल खर्च कितना है 100 है, 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा। तो 20 की कमी हो जाएगी, तो 20 की कमी हो जाएगी तो ये कितना आ जाएगा, 80 हो जाएगा, होगा। 20 की कमी आ जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा।
तो ये बोल रहा है ज्ञात कीजिए कि इसकी खपत में कितनी कमी या वृद्धि करनी होगी। अब ये जो खपत है ना क्वांटिटी, इसमें कितनी कमी या वृद्धि करनी होगी, इसको मैंने x मान लिया। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। तो ये जो इक्वेशन बनी ये क्या बनी, 13x इक्वल्स टू 80। तो यहाँ से x कितना निकल जाएगा, 80/13। तो इससे अगर मैं डिवाइड करूँगा इसको तो ये कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, ये होगा 6.15 टाइम्स। तो x बराबर कितना निकलेगा, x बराबर निकलेगा 6.15। तो पहले कितना था 10, अब कितना हो गया है 6.15। तो क्या हुई, कमी हुई। और कमी कितनी हुई, 10 माइनस 6.15, यानी कि ये कमी कितनी हुई, 3.85 की कमी हुई। अब देखिए 10 के हिसाब से जो कमी है वो 3.85 की है, तो 100 के हिसाब से कितनी कमी होगी, इसको 10 से गुणा कर दीजिए, 3.85 मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 38.5 आ जाएगा। 38.5 इज़ द राइट आंसर। अब ऑप्शन मैंने लिखे नहीं है इसमें, तो इसका आंसर क्या होगा, 38.5 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, ये बोल रहे हैं कि जो राम है उसकी इनकम 30% ज़्यादा है सुरेश से। देखिए राम की इनकम सुरेश की इनकम से 30% अधिक है। ठीक है, अब इसको मैं बदलूंगा, यहाँ पे को आप ध्यान से समझिए। ठीक है, अभी तक था मूल्य गुणा खपत बराबर कुल खर्च, ये था कुल खर्च। अब मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से इसको बदल दूंगा। ठीक है, ये जो था कॉस्ट इनटू क्वांटिटी इक्वल्स टू, ठीक है, टोटल कॉस्ट, ये था ना। अब इसके हिसाब से मैं क्वेश्चन के हिसाब से इस चीज़ को बदल दूंगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं देखिए, अब ध्यान से समझना है, यहीं पर से आप लोगों की क्या है, इसको किस तरीके से दूसरे क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, इस चीज़ को सीखना है। ठीक है, ये चीज़ आप सीख गए ना, 80% क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब ये क्या है, राम की इनकम सुरेश की इनकम से, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, राम की इनकम सुरेश की इनकम से 30% अधिक है। अब यहाँ पे को ना मूल्य के बदले मैं लिख लेता हूँ राम की इनकम, गुणा खपत के बदले मैं लिख लेता हूँ सुरेश की इनकम, बराबर दोनों की इनकम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल इनकम निकल जाएगी। ठीक है, कुल इनकम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो राम गुणा सुरेश बराबर कुल लिख दिया, तो हो गया ना, ये वाला इसमें बदल चुका है। ठीक है, अब इसके हिसाब से मैं यहाँ पे को काम करता हूँ। अब देखिए मैं कितना मान लूँगा, राम की इनकम भी मैं 10 मान लूँगा। क्यों, इनकम दी है बताओ, इसमें इनकम नहीं दी है ना, बस ये बोला है कि इनकम में इतने परसेंट कमी हो रही है या फिर बढ़ रही है। सुरेश की इनकम भी मैं मान लूँगा 10, तो दोनों की कुल इनकम कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है देखो, राम्स इनकम इज 30% मोर देन सुरेश। तो ये बोल रहा है कि राम की जो इनकम है वो सुरेश की इनकम से 30% ज़्यादा है। अब देखिए सुरेश की इनकम कितनी है, 10। ठीक है, ये है सुरेश की इनकम कितनी है, 10। तो इस 10 से 30% ज़्यादा, तो 10 का पहले क्या निकाल लो, 30% निकाल लो, तो ये कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 3। तो जो राम की इनकम है ना वो सुरेश की इनकम से 30% क्या है, ज़्यादा है। तो राम की इनकम जो हो जाएगी वो सुरेश की इनकम से 30% ज़्यादा। तो सुरेश की इनकम 10 है, तो 10 का 30% होता है 3, तो राम की इनकम इससे 3 ज़्यादा होगी, तो यानी कि राम की इनकम कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो ये बोल रहा है सुरेश की इनकम राम की इनकम से कितने प्रतिशत कम होगी। तो सुरेश की इनकम जो है वो राम की इनकम से मान लो x% कम है। ठीक है, तो बराबर ये कितना आना चाहिए, ये 100 आना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे कोई ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बस हमने क्या करना है ना, इसके हिसाब से अपना क्वेश्चन बना लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे को क्या किया, मूल्य के बदले राम ले लिया, खपत के बदले मैंने कितना ले लिया, सुरेश ले लिया, कुल खर्च के बदले मैंने क्या ले लिया, खाली कुल ले लिया। तो अब ये बोल रहा है कि जो राम की और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, राम की भी 10 मान ली, सुरेश की भी 10 मान ली, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया
कि क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन के हिसाब से क्या था कि राम की जो इनकम है वो सुरेश की इनकम से 30% ज़्यादा है। तो सुरेश की अगर 10 है तो 10 का 30% होता है 3, तो राम की इनकम क्या हो जाएगी, इससे 3 ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि 13 हो जाएगी। तो सुरेश की कितनी कम होगी वो निकालना है, तो x मान लिया, और ये कितना आना चाहिए, 13 इंटू एक्स इक्वल टू 100 आना चाहिए। तो यहाँ पर से x बराबर कितना निकल जाएगा, तो x बराबर निकल जाएगा 100/13। ठीक है, तो 100/13 इक्वल टू कितना होगा, 7.69। तो x बराबर कितना निकला, x इक्वल टू निकला 7.69। अब बताइए, पहले था 10, अब कितना हो चुका है 7.69। तो बड़ा है या कम हुआ है, बताओ, कम हुआ है ना, और वही तो निकालना है कितनी कम होगी, लेस देन। ठीक है, तो कमी कितनी आई, कमी आई, देखो 10 में से घटा दो 7.69, तो कितनी कमी आई, ये आई 2.31 की। ठीक, तो 10 के हिसाब से जो कमी आई वो आई 2.31, तो 100 के हिसाब से कितनी आएगी, एक 10 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 23.1%। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 23.1%। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक श्रमिक की मजदूरी 40% घटाकर पुनः 40% बढ़ा दी गई। द वेजेस ऑफ अ लेबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाई 40%, देन अगेन इंक्रीज बाई 40%। तो क्या है, एक लेबर है जिसकी इनकम पहले 40% घटा दी, फिर उसकी इनकम 40% बढ़ा दी, तो उसकी जो इनकम है उसमें कितना चेंज आएगा, उसके वेजेस में, उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो सिंपल सा काम, अब मैं लिखता भी नहीं हुआ, ये मूल्य गुणा खपत करके 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 कर दो। ठीक है, तो पहले 40% घटा दी, तो 10 का 40% निकालो, 10 का 40% कितना होता है, 10 का 40% निकलेगा 4, तो पहले 4 कम कर दी, तो 10 में से 4 कम करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 6। फिर उसके बाद 40% बढ़ा दी, अब 10 का 40% बढ़ा दो, 10 का 40% होता है 4, तो 4 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो अब देखो 6 इंटू 14 कितना निकल जाएगा, 6 इंटू 14 ये निकल जाएगा 84। तो अब बताओ कि जो कुल मजदूरी है ना, पहले 100 थी, अब 84 हो गई है, वो घटी है या फिर बढ़ी है, बताओ, घटी है ना, कितनी घटी है, कमी कितनी आई है, 100 माइनस 84, तो कितनी कमी आ गई, 100 माइनस 84, ये आ गई 16 के बराबर। अब देखिए ये जो 16 निकला ना, उसका आधार क्या है, उसका बेस क्या है, उसका बेस है 100, 100 के बेसिस पे कितनी कमी आई है, 16। और मैंने बोला था कि हमारा आंसर जो निकलेगा वो हमेशा 100 के बेसिस पे ही निकलेगा, तो ये तो ऑलरेडी 100 के बेसिस पे निकल चुका है, इसको कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। पिछले वाला जो क्वेश्चन थे, पिछले वाले क्वेश्चन में देखिए 10 के बेसिस पे निकल रहा था, जो भी निकल रहा था, तो 10 के बेसिस पे अगर इतना निकला था तो 100 के बेसिस पे कितना होगा वो निकाला। अब ये वाले क्वेश्चन में देखिए, ये वाले क्वेश्चन में तो ऑलरेडी वो 100 के बेसिस पे निकल चुका है, तो 16% क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक विक्रेता ने अपने सामान का मूल्य क्रय मूल्य से 12% अधिक निर्धारित किया। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन किस तरीके से इसमें सॉल्व होते हैं, देखिए, एक विक्रेता ने अपने सामान का मूल्य क्रय मूल्य से 12% अधिक निर्धारित किया है। ठीक, तो अ सेलर सेट्स हिज प्रोडक्ट कॉस्ट 12% मोर देन एक्चुअल प्राइस। तो देखिए जो एक्चुअल प्राइस है वो क्या करता है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की कुछ एक्चुअल कॉस्ट होगी, वो क्या करता है उस कॉस्ट से 12% ज़्यादा उसमें छाप देता है। फिर उसके बाद कस्टमर को क्या बोलता है कि मैं 12% डिस्काउंट दूंगा, तो उसको लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा, वो चीज़ हम लोगों ने निकालनी है। ठीक है, पहले क्या कराया, जैसे एक मान लीजिए एक डब्बा है या फिर कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी कॉस्ट 100 रुपये है, तो दुकानदार क्या करता है, पहले 12% बढ़ाता है, तो वो 112 यहाँ पे को 100 के बदले 112 लिख देगा, फिर बोलेगा कि मैं 112 में 12% आप लोगों को क्या दूंगा, डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, तो ऐसे में हमको चेक करना है कि उसको प्रॉफिट होगा या फिर उसको लॉस होगा। तो अगेन आंखें बंद करके 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 100, तो पहले क्या करता है 12% बढ़ाता है, तो 10 का 12% निकाल लो, तो ये कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 1.2। तो पहले उसने क्या किया 12% बढ़ा दिया, तो यानी कि 10 में 1.2 अगर बढ़ा दोगे तो कितना निकलेगा 11.2 इंटू, फिर क्या करता है, फिर वो 12% का डिस्काउंट दे देता है,
ठीक है, 12% की छूट देता है। छूट देने का मतलब कमी। तो 10 में ठीक है, 10 का 12% कम कर दो तो 10 का 12% होता है 1.2। तो 10 में से अगर मैं 1.2 घटा दूंगा तो ये कितना निकल जाएगा, 8.8 निकलेगा। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना निकलेगा, 98.56। ठीक है, तो ये निकला 98.56। तो देखिए पहले 100 था, अब कितना हो गया, इतना। तो बड़ा या कमी आई, ये आई कमी, और कमी कितनी आई, 100 माइनस 98.56। तो ये कितना हो जाएगा, 1.44। अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन में हम जब 10 के बेसिस पे निकाल रहे थे तो फिर उसको 100 के बेसिस पे बदल रहे थे। अब तो ये खुद ही 100 के बेसिस पे निकला है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब नगर वाले क्वेश्चन, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक, जैसे ये जो नगर वाले क्वेश्चन होते हैं इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज होता है अभी बताऊंगा। एक नगर की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 15% बढ़ जाती है। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज इंक्रीज बाई 15% इन फर्स्ट ईयर। तथा दूसरे वर्ष में 15% घट जाती है एंड डिक्रीजेज बाई 15% इन सेकेंड ईयर। हाउ मच परसेंट चेंज कम्स इन इट्स पॉपुलेशन। तो जनसंख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो देखिए पहले वर्ष में, ठीक है, फर्स्ट ईयर में वो 15% बढ़ गई, 15% क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। दूसरे वर्ष में, सेकेंड ईयर में 15% क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। तो टोटल कितने परसेंट चेंज आएगा ये बोल रहे हैं। तो अगेन आंखें बंद करके एक काम करिए, 10 × 10 = 100 कर दीजिए। अब देखिए इसको मैं मानता हूँ पहला वर्ष, ठीक है, फर्स्ट ईयर। इसको मैं मान लूँगा सेकेंड ईयर। अब इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, एग्जाम में कितना टाइम वेस्ट करना है, सीधे 10 × 10 = 100 कर दीजिए। अब देखिए प्रथम वर्ष में 15% बढ़ गई, तो 10 का 15% निकालो तो कितना निकलेगा, ये निकलेगा 1.5। तो 1.5 बढ़ेगा, पहले वर्ष में 1.5 बढ़ा तो कितना हो जाएगा, 11.5। और दूसरे वर्ष में 15% घटा तो यानी कि दूसरे वर्ष में 1.5 कम हो जाएगा। तो 10 में से 1.5 आप लोग अगर घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 8.5 = 11 × 8.5 करो कितना आ जाएगा, 97.75। तो देखिए सॉरी, पहले 100 था अब इतना हो गया, घटाया बढ़ा, घटा ना तो कमी हुई, कितने प्रतिशत की कमी हुई, 100 माइनस 97.75। तो ये कितना आ जाएगा, 2.25%। दिस इज द आंसर। ठीक है, 2.25%। तो ये चीज़ समझ में आई, क्योंकि ये ऑलरेडी 100 के बेसिस पे निकला है तो इसको हमने कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप लोग जब इसको सॉल्व करते हैं ना, ये नगर की जनसंख्या प्रथम वर्ष में बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष में घट जाती है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला ये अप्लाई करते हैं कि टोटल परसेंट जो चेंज आ रहा है उसमें क्या होता है, x + y, ठीक है, +xy/100, इस तरीके से फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब बताए कितने फॉर्मूले याद करोगे, ये एक सिंपल सी एक टेक्निक है जो आपकी हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाने वाली है। ठीक है, सॉरी इसमें इंग्लिश में लिखना भूल गया, लेकिन समझ जाओगे आप लोग। ये बोलता है कि एक विक्रेता वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है। मांग बढ़ जाने के कारण वस्तु के मूल्य में पुनः 20% वृद्धि करता है, तो उससे कितने प्रतिशत लाभ होगा। ये बोल रहा है एक दुकानदार है, वो पहले क्या करता है, एक प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट 15% बढ़ा देता है, फिर लेकिन इस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो वो क्या करता है 20% और इंक्रीज कर देता है, तो कितना उसको प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो पहले क्या करिए, 10 × 10 = 100। ठीक है, पहले 15% बढ़ाता है तो 10 का 15% बढ़ा दो, 10 का 15% कितना होता है, ठीक है, ये होता है 1.5। तो 1.5 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 11.5 इंटू फिर और 20% बढ़ा देता है, 10 का 20% कितना होगा, 10 का 20% कैसे निकालोगे, इन 200 कर दोगे तो आ जाएगा 2। तो और 20% बढ़ा दिया, इनकी 2 के बराबर और बढ़ा दिया, तो 10 में 2 बढ़ा दो तो 12 हो जाएगा, = इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 11.5 × 12 इसको मल्टीप्लाई करके चेक करो, देखो मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा फिर उसमें से 100 को घटा देना, तो ये आ जाएगा 11.5 × 12, तो आ जाएगा
10 1 2 1 2 3 2 1 2 1 5 5 1 1 1 1 1 1 0 8 3 1 1 138 पॉइंट, ठीक है, सॉरी 138, ये सीधे कितना आ गया 138। तो एक चीज़ देखिए, पहले 100 था, अब 138 हो गया, यानी कि घटा या बढ़ा, बढ़ा ना, इंक्रीज हुआ, बड़ा है, ठीक है, इंक्रीज हुआ, तो बड़ा इसका मतलब उसको प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, 138 माइनस 100 कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 38, यानी कि 38% प्रॉफिट उसको हुआ, ठीक है। और ये 100 के बेसिस पे है, तो फिर हमने चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार वस्तु पर क्रमशः 20% और 10% की दो छूट प्रदान करता है। अ शॉपकीपर गिव्स सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। मीन्स कि एक दुकानदार क्या करता है, पहले 20% छूट देता है, फिर क्या करता है और 10% छूट दे देता है। तो टोटल जो छूट होगी, कुल होगा है, टोटल जो छूट होगी यानी कि जो टोटल डिस्काउंट होगा वो कितना होगा बोल रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सा क्या करिए, 10 × 10 = 100। तो पहले कितनी दी 20%, 10 का 20% हो रहा है 2, डिस्काउंट दिया, इसका मतलब 2 कम कर दीजिए 8 हो जाएगा। ऐसे ही तो होगा, कोई चीज़ 10 रुपये की है, 20% डिस्काउंट देंगे तो 8 रुपये मिल जाएगी, ठीक। फिर उसके बाद 10% की और छूट दी, तो 10 का 10% कितना होता है, 10 का 10% होता है 1, तो 1 रुपये की छूट दी 10 में, तो यानी कि ये 9 हो जाएगा, इक्वस टू ये कितना हो जाएगा 72। अब देखिए पहले 100 था, अब 72 हो गया, बताइए घटाया बढ़ा, कमी हुई ना, तो यानी कि डिस्काउंट मिला, कितना डिस्काउंट मिला 100 माइनस 72, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 72 कर लेंगे तो ये कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 28, यानी कि 28% आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, अब देखिए यहाँ पर से ये आ गए एरिया वाले क्वेश्चन। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में 10% वृद्धि कर दी जाए, इफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10%, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, हाउ मच परसेंट चेंजेस कम इन इट्स एरिया। ये बोल रहा है एक आयत है, यानी कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है यानी कि जो लंबाई है और जो विड्थ है यानी कि जो चौड़ाई है, उसमें 10% इंक्रीज कर दिया, ठीक है, 10% बढ़ा दिया, तो क्षेत्रफल यानी कि एरिया में कितना चेंज आएगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ये होता है लंबाई, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है। तो अगेन मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मूल्य गुणा खपत बराबर कुल खर्च, यानी कि आंखें बंद करके 10 × 10 = 100 कर लीजिए, ठीक। अब ये बोल रहा है लंबाई में भी क्या कर रखा है, ठीक है, इसको मैंने लंबाई मान लिया, इसको मैंने चौड़ाई मान लिया यानी कि विड्थ मान लिया, इसको क्षेत्रफल यानी कि एरिया मान लिया, ठीक। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई दोनों में 10% इंक्रीज कर रहा है, तो 10 का 10% अभी निकाला था, कितना होता है 1, तो 1 अगर इंक्रीज करेगा तो 10 के बदले कितना आ जाएगा 11, इंटू विड्थ भी 1 इंक्रीज कर गई, तो यानी कि कितनी आ जाएगी 11, इक्वल्स टू 11 × 11 कितना होता है 121। पहले कितना था 100, अब कितना है 121, घटाया बढ़ा, बढ़ा ना, तो इंक्रीज की, ठीक है, यानी कि वृद्धि हुई। और वृद्धि कितनी हुई, देखिए पहले 100 था, अब 121 हो गया, तो 121 माइनस 100 कर लीजिए 21%, तो 21% की वृद्धि हुई, 21% इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, सेम क्वेश्चन है, इसको मैं इंग्लिश में लिखना भी भूल चुका हूँ। सेम क्वेश्चन है, देखिए एक आयत के क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि कर दी जाए तो नए आयत की लंबाई और चौड़ाई में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, ठीक है। अगेन ये लगभग आप लोगों का सेम क्वेश्चन है, तो इसको ऐसे बनाएंगे। देखिए ये बोल रहा है एक आयत है यानी कि एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया 44% इंक्रीज कर गया, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इसका जो क्षेत्रफल है यानी कि जो एरिया है वो 44% बढ़ जाएगा, इस तरीके से मान लीजिए 44% बढ़ गया तो एक बड़ा एरिया आ जाएगा। तो ये बोल रहा है कि जो नया आयत होगा यानी कि जो नया रेक्टेंगल होगा
उसकी ये जो लंबाई है, ठीक है, और ये जो चौड़ाई है, इसमें कितना परिवर्तन आएगा ये निकालना है। देखो लंबाई चौड़ाई भी तो बढ़ जाएगी अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो। बस 10 इंटू 10 आँखें बंद करके 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 100 कर दीजिए, ठीक है, होता है ये। अब यहाँ पे को एक चीज़ ध्यान देना, क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि आ रही है। ये है लेंथ गुणा विड्थ इक्वल्स टू एरिया, यानी कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में 44% वृद्धि हो गई, तो 10 100 में का 44% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 44। 44 बढ़ेगा तो पहले 100 है, ठीक है, 44% की वृद्धि हो गई, यानी कि 44 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो गया 144 हो गया। और ये 144 कब आएगा, जब ये कितना हो जाएगा 12 और ये भी कितना हो जाएगा 12। 12 इंटू 12 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 44 होता है ना। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने डायरेक्ट 12 कैसे लिख दिया, तो 144 का अंडर रूट निकाल लीजिए, ये 12 निकल जाएगा, तो ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। तो पहले कितना था 10 था, अब कितना हो गया 12। तो क्या हुआ है देखिए, घटा है या बढ़ा है, वृद्धि हुई है ना। कितनी हुई है 12 माइनस 10 यानी कि 2 की वृद्धि हुई है। तो देखिए 10 के हिसाब से 2 की वृद्धि हुई। अब देखिए, अब मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था 100 के बेसिस पे निकलेगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, 10 के बेसिस पे निकलेगा तो हमने 100 में बदलना होगा। तो 10 के बेसिस पे 2 की वृद्धि हो रही है, तो 100 के बेसिस पे कितनी वृद्धि होगी 20 की, तो 20% इज द राइट आंसर। ठीक, देखिए अगला, देखिए इस क्वेश्चन को ना आप लोग खुद कर लीजिए, ठीक है, एक आधे क्वेश्चन आप लोग घर से खुद भी कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए अगर आप लोगों ने क्या करना है कि इसका आप लोगों को अगर PDF चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और देखिए वहाँ मैं इसकी PDF आप लोगों को डाल दूंगा, और आप लोग मुझको व्हाट्सएप पे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मुझको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8979168087, ठीक है। कुछ आप लोगों ने पूछना है तो आप लोग मुझको डायरेक्ट इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 8979168087। चलिए आगे को बढ़ते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन सेम है आप लोगों का, ये क्वेश्चन भी आप लोग खुद ट्राई करना, ठीक, सेम क्वेश्चन है तो आप लोग खुद ट्राई कर लीजिए इसको। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ये बोल रहा है एक शंकु की त्रिज्या में और ऊंचाई में 20% की वृद्धि होती है। त्रिज्या मतलब द रेडियस, ठीक है, रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन। शंकु का मतलब क्या होता है, शंकु का मतलब कोन होता है, ठीक है। द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन इज इंक्रीज बाय 20%। तो देखिए एक कोन है, इस तरीके से क्या होता है, ये एक कोन होता है ना, उल्टा कोन बना दिया मैंने, चलिए कोई बात नहीं, ये एक कोन होता है, ठीक है। तो ये होती है उसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस, ठीक, और ये होती है उसकी हाइट यानी कि ऊंचाई, ठीक। अब ये बोल रहा है कि रेडियस और हाइट में 20% की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो आयतन यानी कि उसके वॉल्यूम में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, ठीक। तो जो कोन होता है ना शंकु, उसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम कितना होता है कोन का, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3, ठीक है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब यहाँ पे कोई एक चीज़ देखो आप लोग, ठीक है, यहाँ पे कोई एक चीज़ देखना, अभी तक हम लोगों का चल रहा था मूल्य गुणा खपत बराबर कुल खर्च, ठीक है, इसके हिसाब से मैंने इसको बदलना है। तो देखिए 1/3 क्या है, ये कांस्टेंट है, ये नियत है, ये बदलने वाला नहीं है। पाई क्या है, कांस्टेंट है, ये बदलने वाला नहीं है। जो बदलने वाली चीज़ है ना इसमें, ठीक है, बदलने वाली चीज़ क्या है, सिर्फ इतनी है, r² इंटू h। r²
यानी कि आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, त्रिज्या गुणा त्रिज्या, रेडियस इंटू रेडियस, इंटू ये क्या हो गया एच, इक्वस टू क्या निकलेगा, ये निकलेगा वॉल्यूम यानी कि आयतन। ठीक है, क्या निकलेगा आयतन। अब देखिए पहले हमारा सिर्फ 10 इंटू 10 आ रहा था, अब यहाँ पे को तीन चीज़ आ गई है, तीन चीज़ आ गई है तो मैं इसको भी 10 ले लूँगा, इसको भी मैं 10 ले लूँगा और इसको भी मैं क्या ले लूँगा 10 ले लूँगा। अगर ऐसे चार चीज़ आती ना मैं एक और 10 ले लेता तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इक्वस टू कितना निकल गया 1000 निकल गया। अब लेकिन एक चीज़ याद रखना कि हमारा जो आंसर निकलेगा वो 100 के बेसिस पे ही निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे को अगर 1000 के बेसिस पे आता है ना तो उसको भी हमने 100 के बेसिस पे बदलना होगा। अब ये बोल रहे हैं कि रेडियस और हाइट 20% बढ़ जा रहे हैं, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, दोनों को बढ़ा दो 20%, क्योंकि फॉर्मूला क्या है आर स्क्वायर एच है ना, तो तभी मैंने आर को 2 बार लिखे है। ठीक, तो बढ़ा दो 20% बढ़ा दो, तो 10 का 20% कितना होता है, ये निकलेगा 2। तो 20% बढ़ाने का मतलब 2 बढ़ा दो, 2 बढ़ा दोगे तो ये 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा और हाइट भी कितनी हो जाएगी 12। तो 12 इंटू 12 इंटू 12 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1728। तो पहले कितना था 1000, अब कितना हो गया 728, 1728। तो क्या हुई वृद्धि हुई ना, यानी कि बड़ा है, और कितना बड़ा है 1728 माइनस 1000, तो ये कितना आ गया 728। अब देखिए 1000 के हिसाब से निकला 728, तो 1000 को मैंने 100 में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा 10 से भाग देना होगा, डिवाइड करना होगा, तभी तो 100 में बदलेगा। तो 1 0 कम कर देना होगा यानी कि 100 हो जाएगा। तो इसको भी तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा 72.8 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए इसको कितने सारे क्वेश्चंस पे हम लोगों ने अप्लाई कर दिया है। ये क्वेश्चन आप लोग घर से बना लीजिए। अब इसमें भी देखिए, चलिए मैं ही बता देता हूँ। ये बोल रहा है एक गांव की जनसंख्या 10% की दर से कम हो रही है। एक गांव है जिसकी पॉपुलेशन क्या होती है 10% हर साल कम हो जाती है, तो 3 साल में कितना चेंज आएगा। तो अगेन अब 3 साल की बात कर रहे हैं तो 10 इंटू 10 इंटू 10 कर लीजिए, ये 1000 हो जाएगा। और देखिए हर साल 10% कम हो रही है, तो 10 का 10% कितना होता है, ये होता है 1। ठीक है, तो हर साल 1 कम हो जाएगी, तो 10 में से 1 कम 9, 10 में से 1 कम 9, 10 में से 1 कम 9, तो कितना हो जाएगा 9 9 जा 81, 81 इंटू 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 8 जा 72, तो 729। तो पहले कितना था 1000, अब कितना हो गया 729। घटा या बढ़ा, घटा ना। ठीक है, कमी हुई, तो कितनी कमी हुई 1000 माइनस 729। तो 1000 माइनस 729 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1000 माइनस 729 करेंगे तो ये आ जाएगा, घटा लीजिए इसको, 10 10 में से 9 घटा 1 बचा 9, 9 में से 1 घटा 7 8 9 7 बचा 7, यहाँ 9 बचा, यहाँ 2, 271 बचा। ठीक है, तो देखिए 1000 के हिसाब से निकला 271, तो 100 के हिसाब से कितना निकलेगा 27.1। दिस इज द राइट आंसर। तो इतने सारे क्वेश्चंस को सिर्फ एक तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया है, एक तरीके से, और न जाने इसको आप लोग कितने ही क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो अगला पार्ट आएगा, मैं ये था आप लोगों का पार्ट 1, इसके मैं 2-3 पार्ट लेके आऊँगा। अभी याद रखना, ठीक है, कि इसमें कुछ कमी है। कमी क्या है उस चीज़ को याद रखो। देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए ना, उसमें जो आंकड़े दिए गए हैं वो कैसे दिए गए हैं। देखो 10%, ठीक है, ये 12%, और देखो 25%। तो जो आंकड़े दिए गए हैं ना, अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें जो आंकड़े दिए हैं ऐसे दिए थे 10%, 12%, 20%, 25%। ठीक है, ये फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है। अगर आंकड़े ऐसे दिए होते 12 होल नंबर 1/2%,
या फिर 20 होल नंबर 3/2%। तो तब आप लोग इसको कैसे सॉल्व करते? तो पार्ट 1 में मैंने ये चीज़ बताई है, जब आंकड़े इस तरीके से दिए होंगे, ठीक है, जो फ्रैक्शन के फॉर्म पे नहीं होंगे। इसका जो पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 में मैं बताऊंगा अगर आपको आंकड़े इस तरीके से दिए गए हैं, ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म पे दिए गए हैं, तब आपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तब हमारा तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। तब हम 10 × 10 = 100 नहीं लेंगे, हम 10 के बदले कोई और नंबर लेंगे, ठीक है। और वो नंबर क्या होगा वो मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।